चलिए, सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने तय किया था कि सैटरडे आर्ट एंड कल्चर वाला करेंगे और संडे एथिक्स वाला चलेगा, ठीक है। तो आज हमारा आर्ट एंड कल्चर का टर्न है। तो आर्ट एंड कल्चर में हमने भूमिका देखी थी, डेफिनेशन देखा था, हर्स्कोविट्स का डेफिनेशन देखा था हमने टाइलर की डेफिनेशन देखी थी। एक और डेफिनेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम आती है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ध्यान रखिए। मैं जब कल्चर पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको पहले कल्चर के बहुत सारे डायमेंशन बताए थे। रेड क्लिफ ब्राउन बताया था, मेलिनोवस्की बताया था। पिछली क्लासेस जाएंगे तो मॉर्गन है, लेवी स्ट्रास है और हर्बर्ट स्पेंसर है। तो जब हम कल्चर को डिफाइन करते हैं तो दरअसल ये जो हर्बर्ट स्पेंसर है इनको पॉलीमैथ कहा जाता है। पॉलीमैथ का मतलब जो सारे सब्जेक्ट में दखल रखते हैं, जिनको सभी विषयों का ज्ञान होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो फिलोसॉफिस्ट भी होते हैं, जो हिस्टोरियन भी है, जो ग्रामेरियन भी है और जो लिटरेचर भी जानता है, जो थोड़ा बहुत उस ज़माने का साइंस है वो भी जानता है, जो ज्योग्राफी में भी इंटरेस्टेड है, उस समय की इकोनॉमी में भी है, राजनीति में भी है, सब में है। तो उसको कहा जाता है पॉलीमैथ। तो ये यूरोपियन पॉलीमैथ है, हर्बर्ट स्पेंसर। लगभग सभी सब्जेक्ट में इनकी डेफिनेशन आ जाती है। जैसे एरिस्टोटल की आती है, अरस्तु की डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगी, साइंस में, बायोलॉजी में भी मिल जाएगी, वो पॉलिटिकल साइंस में है, सोशियोलॉजी में है, सभी जगह है। ठीक वैसे ही ये हर्बर्ट स्पेंसर है, लेकिन ये हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये ज़्यादा साइंटिफिक है। ये अपने एग्जाम्पल बायोलॉजिकल साइंस से देते हैं, बायोलॉजी से अपने एग्जाम्पल देते हैं। ये सोसाइटी को जब समझा रहे होते हैं तब ये शरीर का एग्जाम्पल देते हैं कि समाज शरीर की तरह है। समाज के सभी सदस्य उसके अंगों की तरह है, इसलिए अगर एक अंग खराब हो जाए तो शरीर को नुकसान होता है। वैसे समाज के किसी भी सदस्य को या किसी भी संस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ये कल्चर के बारे में बताते हैं। तो कल्चर के बारे में जब ये बताते हैं तो ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो मेलिनोवस्की जब बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो जब कल्चर की डेफिनेशन देते हैं तब वो बोलते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, कल्चर एक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोग देते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, ये स्ट्रक्चर है और इसके साथ इसका ये फंक्शन है। ये स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है। स्टमक है हमारे शरीर में, ये स्ट्रक्चर हो गया। स्टमक में डाइजेशन होता है, ये फंक्शन हो गया। डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, ये फंक्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो कल्चर कैसे फैलता है ये लेवी स्ट्रास बताते हैं, मॉर्गन बताते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर उसी की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। फिर मैंने आपको मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, इनके नाम लिए थे। तो स्ट्रक्चरल बिहेवियरलिज्म पे जाते हैं। स्ट्रक्चरल बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद, संरचनात्मक व्यवहारवाद। एक संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करता है, वो संरचनात्मक व्यवहारवाद की बात करते हैं। मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, ये जो लोग हैं ये बोलते हैं कि नहीं, कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेवियर
बिहेवियर के अकॉर्डिंग कल्चर, कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेवियर, बिहेवियर के अकॉर्डिंग कल्चर। तो बहुत सारे आदिवासी समाजों में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे यहाँ जाबुआ में जो भील आदिवासी हैं, भील ट्राइब है, वो भील ट्राइब भगोरिया का एक आयोजन करते हैं। भगोरिया MPPSC का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो भगोरिया क्या है? उस अवसर पर जो डांस होता है उसको बोलते हैं भगोरिया डांस। जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं भगोरिया गीत। मेले का नाम है भगोरिया मेला। उत्सव बोल दीजिए, त्योहार बोल दीजिए, भगोरिया का त्योहार। और जो विवाह का, उसमें विवाह होता है, उसमें सांकेतिक रूप से वो भगा के ले जाते हैं, इसलिए भगोरिया है। परिवार वालों के सामने ही ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर भाग जाते हैं। सिंबॉलिक हो गया, किसी जमाने में जाते होंगे तो वो उसकी पत्नी हो जाती है। जिसको वो पसंद करते हैं उसको वो हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अगर पसंद करते हैं तो चले जाते हैं। अगर वो चली जाती है उसके साथ तो बस उसका विवाह मान लिया जाता है। ये विवाह की प्रक्रिया है। तो ये व्यवहार है। ये क्या है? एक प्रकार का व्यवहार है, यानी ऐसा वो व्यवहार करके विवाह करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संरचनात्मक व्यवहारवाद। ये जो कल्चर है भगोरिया कल्चर, ये क्या कहलाएगा? संरचनात्मक व्यवहारवाद। एक जमाने में बाल विवाह जो शुरू हुआ वो भी संरचनात्मक व्यवहारवाद से हुआ। मात्र स्थानीय परिवार होते हैं हमारे यहाँ। विवाह के बाद जो है कुछ आदिवासी हैं, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जिनमें विवाह के बाद वो माता के स्थान, माता जहाँ रहती है वहाँ रहते हैं, पिता के वहाँ नहीं रहते। यानी दामाद को वहीं रहना पड़ता है। घर जमाई टाइप नहीं रहता, वो कभी कभी आता जाता है अपने ससुराल में, और पत्नी वहीं रहती है, माँ के पास ही रहती है। तो फिर वो कहाँ रहता है? वो अपने परिवार में रहता है जहाँ वो अपनी बहन के बच्चों का ख्याल रखता है, क्योंकि उसकी बहन भी वहीं रहती है। तो मामा स्थानीय या मातृ स्थानीय परिवार। हम लोगों के यहाँ जो है उसको बोलते हैं पैट्री लोकल फैमिली। ये व्यवहार है। क्या है? पैट्री लोकल फैमिली। पैट्री लोकल मतलब पितृ स्थानीय परिवार, जिसको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहते हैं। हम लोग बोलते हैं हम मुख्य धारा के समाज है, शहरों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, और हमारे यहाँ जो विवाह होता है उसमें फिर वो लड़की जो है वो चली जाएगी लड़के के साथ, है ना, वर के साथ वधू जाती है, और फिर वर का जो घर होता है उसमें रहते हैं। इसको बोलते हैं पितृ स्थानीय। पितृ स्थानीय, पैट्री लोकल फैमिली। पैट्री लोकल फैमिली, पैट्री लोकल मैरिज। और जो खारो, गारो, खासी, ये जो जनजातियां हैं मेघालय की, वो जनजातियां विवाह के बाद, कहाँ असम में भी है कुछ जनजातियां, ये विवाह के बाद माता के घर में रहते हैं। ठीक है। इसी से फिर बनता है पेट्रीलिनियल, पितृवंशीय। पितृवंशीय, पैट्रीलिनियल, पिता का वंश चलता है। तो वहाँ किसका सरनेम लगाते हैं? वो मदर का सरनेम लगाते हैं। बच्चे किसका सरनेम लगाएंगे? मदर का, फादर का नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो फादर का सरनेम कौन लगाएंगे? उसके बहन के बच्चे, उसके बहन के बच्चे उसके मामा का सरनेम लगाएंगे, यानी कि भाई का, माँ के भाई का सरनेम, और उसकी माँ का सरनेम एक ही है तो उनका सरनेम रहता है उधर। तो उसको बोलते हैं पैट्रीलिनियल, पितृरेखीय। ठीक है। और पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल, हम बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो ये जो समाज के प्रकार हैं, विवाह के प्रकार हैं, ये कल्चर है, और ये बिहेवियर में आता है। प्रकार्य भी है और बिहेवियर भी है। बिहेवियर में से मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ब्रॉड है, बिहेवियर इससे थोड़ा सा छोटा है, व्यक्तिगत होता है। जैसे मैंने भगोरिया बताया, वो थोड़ा सा वो बिहेवियर का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो ये है, जैसे किसी का, जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आरोप आता है कि उन्होंने शादी करके पत्नी को छोड़ दिया।
जबकि ये स्ट्रक्चरल बिहेवियरलिज्म के हिसाब से अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनकी शादी की व्याख्या करेगा तो वो इस तरह से नहीं करेगा। उनकी शादी 3 पार्ट में होती है, उनकी जाति में, उनके समाज में, उनके एरिया में, जिस एरिया में और जिस ज़माने में वो रहते थे, जिस ज़माने में उनकी शादी हुई थी, वो 3 पार्ट में होती है। पहले पार्ट में इंगेजमेंट होती है, जो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि वो रहेगी, वो कभी भी टूट सकती है और उसको शादी नहीं माना जाता। दूसरा जो उसका सेक्शन है वो है मैरिज। मैरिज 12-13 साल में, 14 साल में हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो फिर क्या वो साथ रहने लगते हैं पति पत्नी, शादी पक्की मान ली जाती है? नहीं। तीसरा होता है गोना। उसका गोना होता है जिसको पत्नी को पहली बार लाया जाता है पति के यहाँ, फिर वो लगभग वहीं रहती है और वो जब वो वयस्क हो जाती है तब लाते हैं, यानी 18-20 साल, जो भी अलग अलग छोटे छोटे जातियों में सब जगह ये होता है। तो ये लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास में ये परंपरा होती है। गुजरात में भी है, राजस्थान में भी, कई जगह। तो दरअसल वो जो तीसरी स्टेप है उसमें कंप्लीट होती है शादी। तीसरी स्टेप में अगर गोना नहीं हुआ किसी का और अगर उसको लाया नहीं गया तो फिर वो शादी एक तरह से रद्द है, निरस्त है, ठीक है। क्योंकि बाद में कानून बने और ये था कि नहीं, वो अग्नि के फेरे हो गए, 7 फेरे, तो हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से उसको शादी माना जाएगा, इसलिए वो अपने एफिडेविट में पत्नी लिखते हैं उनको। लेकिन चूंकि उनका गोना नहीं हुआ इसलिए उनके समाज के हिसाब से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चरल बिहेवियरलिज्म, ये जो परंपरा है, ये अब ये कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, अदरवाइज वो आरोप लगता रहेगा उनके ऊपर। इसलिए वो किसी का जवाब भी नहीं देते, क्योंकि वो उनका सामाजिक मामला है, पारिवारिक मामला है, निजी मामला है, पर्सनल है। और फिर किसने मना किया था गोना करने से? उनने खुद ने किया था, पिता ने किया था, माँ ने किया था, पता नहीं क्या प्रपंच है, वो उस जमाने की बातें वही जाने उनके परिवार की स्थिति। लेकिन बाकी लोग, नेता लोग जब उसको मुद्दा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को नहीं समझते, वो उस घटना को नहीं समझते। बाकी आप मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं, उनके डिसीजन पे कर सकते हैं, उन्होंने जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए हैं, पॉलिटिकल डिसीजन लिए हैं, उसके ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। लेकिन इस वाले पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चरल बिहेवियरलिज्म। क्लियर? तो एक तात्कालिक उदाहरण में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण निकालना आना चाहिए। तो ये क्या है? ये कल्चर की अलग अलग डेफिनेशन है। कल्चर इतना आसान नहीं है समझना, मतलब कि एक डेफिनेशन दे दी कि ये कल्चर है। अलग अलग समाजों में, अलग अलग जातियों में, जनजातियों में कल्चर को अलग अलग रूप में माना जाता है, ठीक है। फिर 2 कंसेप्ट और आते हैं जो फ्रेंच बोआस और मॉर्गन और हम बात करते हैं। तो वो आता है कि कल्चरल डिफ्यूजनिज्म एंड कल्चरल डिफ्यूजनिज्म और कल्चरल ओरिजिन, ठीक है। यानी संस्कृति का जन्म हुआ है तो संस्कृति किसी केंद्र में पैदा हुई है, उसका कोई केंद्र है, संस्कृति का कोई सेंटर है, न्यूक्लियस है जहाँ संस्कृति निकली। और नई जगह पर भी कल्चर उसी तरह से निकला। जैसे खाना पका करके खाते हैं तो ये कल्चर है, खाना पका करके खाना एक प्रकार का कल्चर हुआ, सभ्यता भी बोल सकते हैं, सिविलाइजेशन भी है। लेकिन खाना पका करके खाना, अगर ये किसी ने कॉपी पेस्ट किया है कि कोई अगर खाना पका करके खा रहा था, वो वहाँ देख के आ गया, फिर उसने खाना पका लिया, फिर उसको फिर किसी दूसरे आदमी ने देखा, वो फिर अपने गांव में जाके सबको बताने लगा कि, गांव मतलब कबीला, गुफा, केव्स, तो उनमें जाके उसने बताया कि खाना पका कर खाना चाहिए क्योंकि मैं देख के आया हूँ। अगर ये इस तरह से फैला है तो इसको बोलेंगे प्रसार, डिफ्यूजनिज्म। कल्चर डिफ्यूज होती है, प्रसार होता है, उसका फैलती है, फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाती है। लेकिन एक सिद्धांत और है कि नहीं, इतना लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ था और लैंग्वेज का विकास भी नहीं हुआ था, लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई थी, तो कल्चर डिफ्यूज तो नहीं हुई होगी, कल्चर ओरिजिन हुआ है। और स्वतंत्र रूप से, ऑस्ट्रेलिया के तरफ तो थे नहीं लोग खैर उस समय में, लेकिन इंडोनेशिया, जावा, चाइना, यहाँ जो लोग थे
ये जब सीधे खड़े हो रहे थे और उसी समय में जब इन्होंने आग का आविष्कार किया तो इन्होंने खाना पकाना सीखा। फिर दूसरे यूरोप में भी किसी ने आग का आविष्कार किया। आग एक जगह से दूसरी जगह किसी ने कॉपी नहीं किया कि आग कैसे जलाते हैं। वहाँ भी अचानक से किसी ने आविष्कार किया कि आग जलाई और फिर उसने भी खाना पकाया। ठीक ऐसे ही अफ्रीका में भी ऐसे ही हुआ। तो सब जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में लोगों ने नई संस्कृति का विकास किया, नई संस्कृति को जन्म दिया। ठीक है, एक दूसरे से कॉपी किसी ने नहीं किया। तो एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी है कि नहीं, वो कॉपी कर रहे थे और वो फैल रहा था। ठीक है, तो मुझे लगता है संस्कृति से जुड़े हुए जो, ऐसे तो मैं डिस्कस करूंगा कल्चर के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, बहुत लंबा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पुराने लेक्चर भी आप देखेंगे तो उससे मिलेगा। दूसरा, संस्कृति के बारे में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, वो है संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो कल्चर तो आपको बता दिया, कल्चर का डेफिनेशन भी बता दिया कि मानव निर्मित भाग है। लेकिन सिविलाइजेशन की जब बात आती है तो ऐसा आता है कि सिविलाइजेशन उसको कहते हैं जो टेंजिबल है, जो मूर्त है, जिसे टच किया जा सकता है, हार्डवेयर पार्ट। तो जो भी डेवलपमेंट हुआ है दुनिया में, उस डेवलपमेंट में जो भी इंसान ने चीज़ें बनाई हैं उसमें जो हार्डवेयर वाला पार्ट है जिसे छुआ जा सकता है, वो कल्चर, वो सिविलाइजेशन है। ठीक है, लेकिन डांस को आप छू नहीं सकते, डांस तो करना पड़ता है। गाने को कहाँ छू पाते हैं, गाना गाते हैं, बस आपको महसूस होता है, सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इडली जो आप खाते हो, तो इडली और डोसा, उत्तपम, ये साउथ का कल्चर है। लेकिन उसका जो टेस्ट है, आप जो खाते हो और जो पेट भरता है, जिन चीज़ों को आप टेस्ट को छू नहीं सकते। सांभर का जो टेस्ट होता है, इडली का जो टेस्ट होता है, उसको आप टेस्ट को छू नहीं सकते। हम इडली को छू सकते, तो इडली सिविलाइजेशन हुआ देखा जाए तो। लेकिन इडली का जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, किसी के घर में इडली सांभर बन रहा होता तो पता चल जाता, गेट से पता चल जाता कि यहाँ, क्योंकि वो सांभर मसाले की उसकी खुशबू आती है। वो जो आपको गेट पे पता चल रहा है, वो कल्चर है। ठीक है, और वहां जाकर के आप सांभर को देख रहे हैं, वो भी कल्चर है। लेकिन जब आप सांभर खाते हैं और चम्मच में लेते हैं, वो सिविलाइजेशन है। जिन जिन चीज़ों को छुआ जा सकता है, इसलिए ताजमहल को अगर आप हाथ लगाते हैं तो सिविलाइजेशन है। ताजमहल को छू सकते हैं, ताजमहल दिखाई देता है, छू सकते हैं उसको, उसके ऊपर जो पेंटिंग्स हैं उनको आप हाथ फिरा सकते हैं। लेकिन जो दूर से देखकर जो ब्यूटी लगती है और उसके पीछे जो फिलॉसफी है कि ये प्रेम का प्रतीक है, जो भी है, हम अभी इसमें विवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको बताया जाता है कि ये सिंबल है, सिंबल ऑफ लव। ये जो है, ये कल्चर है, इस्लामिक कल्चर। वो जो डोम शेप देख करके जो आप बोलते थे, अरे ये तो मस्जिद जैसा दिख रहा है। मंदिर में शिखर होता है, ऊपर तीखा होता जाता है, और डोम में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, नीचे और ऊपर पतला होता है। तो जो डोम दिखाई पड़ता है, किसी भी मस्जिद के ऊपर जो डोम दिखाई पड़ता है, वो मस्जिद नुमा है, जबकि वो मकबरा है। और मकबरे ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऊपर एक डोम बनाया जाता है। ये इस्लामिक कल्चर है। तो जो डोम देख करके जो आप बोलते हैं और जो आपको आभास होता है, जो फीलिंग आती है, वो क्या है, कल्चर। और चूंकि वो बिल्डिंग है, उसको छू सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई बुक है तो वो सिविलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद हमको जो आनंद मिलता है, चौपाई को सुनने के बाद जो कानों को मधुरता लगती है, और जो फिर सुंदरकांड में जो गर्दन हिलती है, ये चालीसा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, आरती बोलते हैं, तो जो हमारी गर्दन हिलती है वो कल्चर है। और वो जो बुक है चालीसा की या आरती की, जो किताब है, वो सिविलाइजेशन है। क्योंकि किताब को तो छू सकते हैं, अक्षर को भी छू सकते हैं, लेकिन अक्षर सुनने में जो आनंद आता है या बुरा लगता है, दोनों। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो
अच्छी नहीं लगती वो भी। इसलिए कई लोग जान नहीं पाते कि कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है। इसलिए आग का आविष्कार, आग जो है आविष्कार किया तो क्या हो गया, सिविलाइजेशन। क्योंकि आग तो जलाती है, हम उंगली अगर वहाँ पास में ले जाएंगे तो गर्म लगेगा, छू सकते हैं। लेकिन जो पका करके खाते हैं और एक कच्चा खाते हैं, तो पकाकर खाने के बाद जो टेस्ट आता है, जो अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो कल्चर है। आ गया समझ? या आग की जो गर्मी आप दूर बैठ करके जो आप हाथ से सेकते हो कि हमको ठंड लग रही है और हम आग के पास में बैठे हैं, तब आप आग को छू नहीं रहे, उसकी तपन को महसूस कर रहे हैं, वो कल्चर है। इसलिए अलाव जला करके बैठना कल्चर है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, अब आप समझ पाएंगे। ठीक है, आप कभी मत भूलना, ये बारीक है, लेकिन अधिकांश एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी और कल्चर पढ़ाने वाले भी इस अंतर को बताते नहीं हैं। ठीक है ना? इसलिए कल्चर जो है वो सिविलाइजेशन पे टिका हुआ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसलिए सिविलाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर और कल्चर इज ए फंक्शनलिज्म। आ गया समझ? वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को छू सकते हैं और फंक्शन को छू नहीं सकते, फंक्शन को नहीं छू सकते। आपका रिजल्ट आता है और आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ जाते हैं या फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हैं, तो रिजल्ट आया है, अभी आप क्लास में तो बैठे नहीं। तो जब क्लास में जाके बैठ जाएंगे ना, तब मौलिक रूप से आप वहाँ बैठे ना, मूर्त रूप से बैठे हैं। बाहर लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर की कक्षा है ये, और अंदर फर्नीचर रखा हुआ और आप जाकर बैठ गए, तब आप सेकंड सेमेस्टर में सिविलाइजेशन के तौर पर हैं। बाकी रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन आपका कल्चर, ठीक है, कल्चरली आप चले गए, लेकिन सिविलाइजेशनल क्या हो गया, सेकंड टाइम जब आप जाएंगे वहाँ बैठेंगे तब आप जाएंगे। तो इतना बारीक अंतर, लेकिन ये समझना ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए कई जगह लिखना पड़ेगा। तो ठीक है ना? म्यूज़िक में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिविलाइजेशन है, लेकिन म्यूज़िक, वो इंस्ट्रूमेंट जब बजने लगते हैं और हमको जो सुनाई देता है वो कल्चर है। इसलिए कल्चरल प्रोग्राम हम जब बोलते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम, तब वो मोटा अंदाज है, उसमें वो सिविलाइजेशन भी आ जाती है। वो लोग अंतर नहीं करते, लेकिन आप चूंकि पढ़े लिखे हैं तो आपको ये सब अंतर करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो आप हो सकता है कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने, कमिश्नर बने, तब आपको फिर उसको प्रमोट करने के लिए, तो आप कौन सी चीज़ को प्रमोट करें। तो कल्चर के लिए कोई बजट नहीं होता, बजट किसके लिए होगा, सिविलाइजेशन के लिए है। समझ? बजट किसके लिए होगा, सिविलाइजेशन के लिए। तो कम से कम मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है, पीएचडी किया हुआ है सोशियोलॉजी में, और वो आपको बोलता है कल्चरल प्रोग्राम के, उसके लिए बजट दीजिए, ठीक है ना? उसके लिए नहीं होता, उसके लिए होता है बजट, क्योंकि वो तो महसूस करने की चीज़ है, उसके लिए क्या बजट होगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो ये तो हुआ हमारा डिफरेंसेस कल्चर और उसका, है ना? अब एक और क्वेश्चन है कि कल्चर पैदा कैसे हुआ, कल्चर आया कहाँ से। तो एमपीपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछा करता है, जीएस में भी। और वो जो क्वेश्चन है वो है कि कल्चर मनुष्य में आया, समाज में, सोसाइटी में बायोलॉजिकल कारणों से आया। और उसमें सबसे पहला कारण है अंगूठे का अपोजिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपोजिबिलिटी ऑफ थंब। जब आप एप्स में जाते हैं, ये भी एक साधारण क्वेश्चन आता है, अभी यूपीएससी ने एप्स के बारे में पूछा था, एक क्वेश्चन आया था, एंथ्रोपॉइड एप्स। तो चिंपैंजी, ओरांगुटन, गोरिल्ला, और ये जो हैं सारे क्या हैं, ये एप्स हैं। गिब्बन, 4 बड़े एप्स हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरांगुटन, ये बड़े एप्स हैं। एप और
मंकी में क्या अंतर है, कपी। जब हम हिंदू धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो हनुमान जी को पूंछ भी है और उनको कपी भी बोल दिया जाता है कि कपी कहा हूँ, ऐसा आ जाता है। हनुमान चालीसा में भी आ जाता है। तो कपी की डेफिनेशन ये है कि उसमें टेल नहीं होते, जैसे गिब्बन में नहीं होती, गोरिल्ला में नहीं होती। मंकी में टेल होती है, पूंछ होती है। मंकी में टेल होती है, और जब उसका विकास होता है, वो 4 पैर पे चलता तो है, लेकिन हाथ लंबे होते हैं तो वो नीचे टिक जाते हैं। तो क्वाड्रूपिडल होता है कपी, और पूंछ उसकी गायब हो जाती है, तो उसको कपी। तो बंदर, कपी और मानव, ये 3 स्टेज है विकास की। तो ये जो कपी हैं, जो मैंने आपको बताया, गिब्बन, ओरांगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये जो हैं, ये जब सीधा खड़ा होना सीख रहे थे, और जब ये सीधा नहीं खड़े हुए थे, तब इनके हाथों की जो बनावट थी वो ऐसी थी कि इनका अंगूठा जो था वो चिपका हुआ था। बंदर का अंगूठा ज़्यादा चिपका होता है, उसका अंगूठा थोड़ा खुल जाता है, और मनुष्य का अंगूठा पूरा 90 डिग्री हो जाता है, पूरा 90 डिग्री। तो ये जो अंगूठे की अभिमुखता कहलाती है, अभिमुखता यानी अपोजिबिलिटी, 90 डिग्री का ये समकोण बनाता है। तो ये जो है, इससे कला का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ। क्योंकि ये जो चिपका हुआ था, तो इससे संस्कृति का जन्म नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे न तो कुछ पकड़ा जा सकता है, न इससे कुछ छीला जा सकता है। अंगूठा अगर यहाँ चिपका हुआ है तो फिर कला आप जन्म नहीं दे सकते। मिट्टी से कुछ बना नहीं सकते, पत्थर को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हाथ में पकड़ने में दिक्कत आती है। आपका अंगूठा यदि यहाँ पट्टी बांध दी जाए और यहाँ चिपका दिया जाए, तो इस हाथ से काम करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा भी दूर होगा तब भी उतना नहीं होगा। ये जब पूरा ऐसा है, तब इससे हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। तो सारी कला का जन्म इससे हुआ है। मात्र प्रकृति ने क्या किया, अंगूठे को ऐसा कर दिया, तो मनुष्य बहुत बड़ा कलाकार बन गया। उससे वो वाद्य यंत्र भी बजा पाता था, बांसुरी भी पकड़ पाता था, उससे हारमोनियम भी बजा लिया। अंगूठे का प्रयोग हुआ ना, रोटी बेलने में भी काम आता है, सब्जी को पकड़ना, उसको अपने हिसाब से काटना, जितनी भी जो कुछ भी हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। तो बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से कल्चर ने जन्म लिया। सबसे पहले अंगूठे का सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है। अगर ये नहीं होता तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। तो सबसे पहला अपोजिबिलिटी ऑफ थंब, सेकेंड वेल डेवलप्ड ब्रेन, सुविकसित मस्तिष्क, ये दूसरा नंबर है। तीसरा इरेक्ट पोस्चर, सीधा खड़ा होना, मनुष्य का सीधा खड़ा होना, क्योंकि कपी जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, मनुष्य सीधा खड़ा होता है, इरेक्ट पोस्चर। फिर आता है स्टीरियोस्कोपिक विजन। स्टीरियोस्कोपिक विजन, दोनों आंखों से एक ही दिखाई पड़ता है। त्रिविमीय दृष्टि होती है हमारी, हम अलग अलग आंख से अलग अलग नहीं देख सकते एक समय में। हम इसलिए हम जब उधर देखना होता है तो दोनों आंखें उधर जाती हैं, इधर देखना होता तो दोनों इधर जाती हैं, एक इधर और एक इधर नहीं देख सकते। लेकिन गाय को, डॉग को, हॉर्स को अलग अलग दिखाई पड़ता है। उसकी एक आंख इस तरफ है, एक आंख इस तरफ है, सामने नहीं है। ठीक है, कहाँ है, इधर और इधर, इस आंख से डिफरेंट व्यू है। सामने देखना है तो उसको यूं मोड़ना पड़ेगा, तब सामने का दिखेगा। तो दोनों आंख से नहीं, दोनों आंख से अलग अलग दिखाई पड़ता है उसको। इसलिए गाय बैल को दोष मत दीजिएगा, कभी वो सामने आ जाते हैं या कभी, ठीक है ना, हम सड़क पे उनको गाली देने लगते हैं, क्या है, जानवर ही रहेंगे और ये वो, उनको सुविधा ही नहीं है मनुष्य वाली सुविधा उनके पास नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो कहाँ से यूज़ करेंगे, फैसिलिटी नहीं है, समझिए थोड़ा, है ना। तो कल्चर जब पढ़ रहे होते हैं तब ये वाला बायोलॉजी वाला चैप्टर बहुत ज़रूरी है, इससे कल्चर आया। तब मनुष्य दूसरों से डिफरेंट है, इसलिए हम ह्यूमन सोसाइटी, हम उत्कृष्ट हैं दूसरों से, दूसरे एनिमल से हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता।
और हमको इतनी सारी एक्स्ट्रा सुविधाएं दी है, इसलिए हमको तमीज से रहना भी चाहिए। कल्चरल, सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड, क्योंकि बायोलॉजी ने हमको वेल कल्चर्ड बनाया। जब बायोलॉजी ने हमारे अंदर भेदभाव नहीं किया हमको, बल्कि दूसरे जानवरों के साथ भेदभाव करके हमको जो है प्रिविलेज दिया। हमारे पास विशेष शक्तियां हैं, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, है ना। वो ब्रेन, वेल डेवलप्ड ब्रेन का पार्ट है, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। कलर्स, जितने कलर्स हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, दूसरे एनिमल्स नहीं कर पाते। रात में देखने की सुविधा, दिन में देखने की सुविधा। कई एनिमल्स जो हैं, जैसे ओउल के बारे में, उल्लू के बारे में कहा, उसको दिन में नहीं दिखाई पड़ते। तो रॉड्स और कॉन्स, कॉन्स फॉर कलर्स एंड रॉड्स फॉर लाइट एंड डार्क। लाइट एंड डार्क को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रॉड्स होते हैं हमारे अंदर, सेल्स। तो इतनी सारी फैसिलिटीज है, इम्यूनिटी है इतनी शानदार। तो इसलिए मनुष्य डिफरेंट है, लेकिन कल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। एक और, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एस के आकार की है, एकदम इरेक्ट होती, लकड़ी जैसे सीधी सीधी लकड़ी, बांस होता है जैसा, वैसी हमारी रीढ़ की हड्डी होती, तो हम खड़े नहीं रह सकते और फिर बैठ भी नहीं सकते। जमीन पे बैठने के लिए फिर हम एकदम लुढ़क जाते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी है, एस होता है ना इंग्लिश का, वैसा। स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो एस थोड़ा सा स्लाइटली कर्व होता है, बाकी उसमें एक्सट्रीम कर्व होता है। कैपिटल में कर्व एकदम आते हैं, लेकिन स्मॉल एस लिखते हैं तब लाइट आता है। तो एस के आकार की हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बहुत बड़ा रीज़न है, सीधा बैठ पाना, ठीक से बैठ पाना। इसलिए जब छोटा बच्चा है वो एकदम गुड़कता है, उसको आप बिठा नहीं सकते, क्योंकि उसका अभी वर्टिब्रल कॉलम में कर्व नहीं आया है। तो जब वो 6, 7, 8 महीने का हो जाता है तो फिर उसमें कर्व आता है, फिर अब वो बैठने लगता है। शुरू में आप देखेंगे तो उसकी रीढ़ की हड्डी पे हाथ घुमाइएगा तो एकदम सीधी होती है। तो आप कितना बिठाने की कोशिश कर लो, उसको पीट लो चाहे, वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि बैठने सुविधा ही नहीं है उसके अंदर, फैसिलिटी नहीं है। वो लेट डेवलप होती है, बाद में होती है। ठीक है, तो अच्छा माता पिता बनने के लिए भी जो है ये बायोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा था ना कि वो जो बिस्तर में पेशाब करते हैं बच्चे, तो उसकी सुविधा भी वो ग्रंथि होती है, ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, और वो जब वो गायब हो जाती 8-9 साल में, 6 साल में, कुछ बच्चों में 6 साल में हो जाती, कुछ में 6.5 में, तो वो जब, तो फिर वो कंट्रोल आता है बॉडी पे। पेशाब पे कंट्रोल जो है बाद में आता है, वो शुरू में कंट्रोल नहीं होता, उसको पता ही नहीं है। कई वो लोग पीटते हैं उसको, बच्चे को, तो तुम बिस्तर गीला करते हो, पीटने से नहीं होगा, उसके ग्लैंड ही नहीं है, उसको वो सुविधा ही नहीं है, उसके अंदर फैसिलिटी नहीं है। तो आप बड़ों जैसा उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों से। तो बच्चे जब ग्रो करते हैं तो बायोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने कल्चर को जन्म दिया है बायोलॉजी ने। खास करके क्या क्या बताया, पकड़ने की क्षमता, किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता। इसलिए बोलते हैं ना हम लोग कि वहाँ पर भीमबेटका में पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स। इसका मतलब मनुष्य ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था, ब्लड को लेकर के, प्लांट को लेकर के पेंटिंग करना शुरू कर दिया। तो कैसे करना शुरू कर दिया था, पकड़ने की क्षमता आ गई ना, तो ले ब्रश पकड़ लिया होगा, यानी जो भी ब्रश उन्होंने बनाया होगा वो उन्होंने पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन ये आता है कि वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिनकी वजह से संस्कृति ने जन्म लिया, वो जैव के गुण बताइए जिनकी वजह से संस्कृति ने जन्म लिया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 5 चीज़ें आप बता दीजिए। ठीक है, ये लिखना पड़ेगी आप। और ये क्वेश्चन फ्लैट गणित जैसे नंबर आएंगे, 10 नंबर का आएगा और 5 चीज़ें बता दी तो पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कटने का गुंजाइश नहीं है। 5 चीज़ें गिना दी आपने, काउंट करा दी ना, एन्यूमरेट करा दी आपने कि ये 5 चीज़ें हैं बायोलॉजिकल जिनकी वजह से कल्चर ने जन्म लिया, तो पूरे 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। जनरली पूरे नंबर सिविल सर्विसेज में नहीं लिए जाते, कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। 11 मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन आ गया और अगर आपने पूरा 11 लिख दिया तो पूरे 10 नंबर।
कट नहीं सकता नंबर, ये फ़ायदा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है गोल्डन चांस है, उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आइए संस्कृति की स्टडी करने के लिए सोर्स क्या होता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर। तो जो हिस्ट्री के सोर्स हैं लगभग वही कल्चर के सोर्स हैं, क्योंकि हिस्ट्री के साथ ही कल्चर को पढ़ा जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर प्लस सिविलाइजेशन, वो जो हम पढ़ते हैं, और तमाम प्रकार के डायनेस्टीज और उनका जो पूरा लिनिएज पढ़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से हिस्ट्री। तो पहला तो यही है कि लिटरेचर, कल्चर का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है लिटरेचर। सेकेंड सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजी में मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने कोई रूइंस हैं, बचे हुए अवशेष हैं, है ना, वो। स्कल्पचर उसी आर्कियोलॉजी में आता है। स्कल्पचर, मूर्तियाँ होती हैं। कॉइन्स, न्यूमिज्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स को स्टडी करके भी कल्चर पता चलता है। ट्रेवल अकाउंट्स, उधर लिटरेरी में आप लिखिए ट्रेवल अकाउंट्स, लोग जो यात्राओं का वर्णन कर रहे थे, तमाम प्रकार के यात्री अलग अलग देशों के आए, उन्होंने यात्रा की। उन्होंने जो वेनसॉन्ग ने लिखा, फाइयान ने लिखा, अब्दुल रज़ाक ने लिखा, ट्रेवर्निया ने लिखा, तो तमाम जो यात्री आए अलग अलग समय में, उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, ट्रेवल अकाउंट, वो सब सोर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेचर वाला सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत है उसमें अगर मैं आज आपको सप्ताह भर का होमवर्क दे दूंगा आर्ट एंड कल्चर का, तो आप पूरा वैदिक साहित्य लिख लीजिए। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर एंड बाद में लिखिए पोस्ट वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर एंड पोस्ट वैदिक लिटरेचर। ग्रेट एपिक, रामायण महाभारत, ग्रेट एपिक। तो दो प्रकार के लिटरेचर हैं, एक एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, और क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। कालिदास के यहाँ से जो संस्कृत शुरू होता है उसको बोलते हैं क्लासिकल संस्कृत, क्योंकि ग्रामर आ चुकी थी। उससे पहले वाली ग्रामर बेस्ड नहीं है, वो एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर है। जो वेदास हैं हमारे, वो एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर एंड क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। तो शुरुआत का जो एंशिएंट वाला जो हिस्सा है उसको उस श्रुति परंपरा माना जाता है। ये जो लिटरेचर है वो श्रुति लिटरेचर, श्रुति लिटरेचर। श्रुति का मतलब होता है हर्ड, सुना हुआ, ऑलरेडी हर्ड, सुना हुआ, सुना गया, जो सुन लिया गया। एंड रिमेंबर्ड ऑल्सो, क्योंकि सुना और फिर उसको रिमेंबर किया। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो जो टेक्स्ट हैं, वो ग्रंथ हैं, वो सुनाए गए, बोले गए, वो बोले गए, क्योंकि सुन लिया, अब उन्होंने बोला, तो जितने फिर सुना उन्होंने याद रखा, फिर उन्होंने फिर बोला। तो ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन वो अगली पीढ़ी में चला गया, और लोग उसको, तो गुरुकुल जो थे वो यही काम करते थे। गुरुकुलों में इसीलिए पूरा वेद पाठ कराया जाता था, वेदों को रटाया जाता था, क्योंकि उस समय में लिखने की कोई सुविधा नहीं थी। स्क्रिप्ट तो थी, थोड़ा बहुत भोजपत्र वगैरह पे लिखा हुआ था, पर वो नष्ट हो जाता था, इसलिए याद होना ही इम्पोर्टेंट था।
तो फिर आया कहाँ से? कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा के मुख से, चार मुख हैं ब्रह्मा के, तो 4 मुख से वेद निकले। तो या तो गॉड ने बोला है, यानी गॉड मतलब ब्रह्मा, या फिर जो मुनि थे, ऋषि थे, सेजेस, जो ऋषिज थे, उनके दिमाग से निकला। ठीक है, उनके दिमाग से निकला। तो ये जैसे अभी मॉडर्न समय में हम लोग बात करते हैं कि एक डीन होता है, वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी में, फिर रिसर्चर होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, और फिर प्रोफेसर्स होते हैं, यानी टीचर्स होते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर उस ज़माने में भी जो ब्रह्मा है वो डीन की तरह हैं, अधिष्ठाता हैं, यानी एक तरह से प्रिंसिपल हैं या वाइस चांसलर हैं। एक पूरी एजेंसी जो एजुकेशन की है उस ज़माने की, उसके चीफ हैं ब्रह्मा। सिलेबस डिज़ाइन करते होंगे, पेपर डिज़ाइन करते होंगे, जो भी होगा उनकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो लोग मुनि और ऋषि, ये 2 श्रेणियां हैं स्कॉलर्स और रिसर्चर की, जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ें निकाल कर वहाँ से वेरीफाई कराते हैं। फाइनल वेरिफिकेशन वहीं से होगा, लेकिन वो कर रहे थे उस ज़माने में। और बाकी जो बच्चों को सीधा सीधा पढ़ा रहे थे वो एक तरह से टीचर्स थे, अध्यापक, वो गुरुज थे। तो जब हम तमाम प्रकार के गुरुओं की बात करते हैं उस ज़माने में कि इन गुरु का गुरुकुल था और इनके यहाँ इतने बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में, तो ये उसका पाठ करते थे। तो वहाँ जो ऑलरेडी बोल दिया गया, इसलिए वो जो लिपि है ब्रह्मा की वजह से ब्राह्मी लिपि, स्क्रिप्ट का नाम था ब्राह्मी। ब्राह्मी विद्या भी बोलते हैं उसको, वेदों को ब्राह्मी विद्या, ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मो समाज बना था, क्योंकि वो वैदिक पद्धति पे था। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने बनाया था, वो वेदों के ऊपर बना था, इसलिए वो ब्रह्म समाज था। तो ब्रह्मा से निकला, ब्रह्मा नाम भी वही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। गॉड ने, मुनियों ने, ऋषियों ने या तो रिसर्च किया है या फिर उन्होंने बोला है, और बाकी लोगों ने जिनने सुना है उनने याद रखा है, फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन तक दिया है। वेदास ओल्डेस्ट, जो MPPSC ने अभी क्वेश्चन किया था, ओल्डेस्ट ऋग्वेद, सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद 1800 BC टू 1500 BC के बीच में है। 1800 BC से 1500 BC, तो ऋग्वेद। तो ऐसे उसको याद रखिएगा। और बाकी फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, और तो उसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, प्रेज है, प्रशंसा की गई है, और तमाम प्रकृति का चित्रण ज़्यादा है। और 1028 उसमें सूक्त हैं, एक तरह के मंत्र हैं, सुक्ताज, सुक्तों में बटा हुआ है। और 10 मंडल है, तो 10 उसके एपिसोड हैं, या तो एपिसोड बोल दीजिए या फिर चैप्टर बोल दीजिए, 10 चैप्टर में है। तो ये जो 10 चैप्टर्स हैं ये 10 सूक्त हैं, और प्रत्येक चैप्टर में जो मंत्राज हैं वो एक तरह के क्या हैं, सूक्त, और वो जो हैं वो चैप्टर। ठीक है, तो ये जो वैदिक मंत्र हैं, इनको गाने की पद्धति जो है, इनका गायन कैसे हो, इनको गाया कैसे जाए। तो ऋग्वेद में जो 1028 है, उनमें से कुछ 70 के आसपास जो है वो छोड़ दिए जाए, तो बाकी सबको गाने लायक बनाया गया है सामवेद में। उनको गे बना दिया है, सिंगेबल, यानी जिसको सिंग कर सकें, क्योंकि वो तो प्रोज की तरह, गद्य की तरह, उसको गाया नहीं जा सकता, उसको बोला जा सकता है। गाने के लिए राइम वो आना चाहिए, तो उसको कविताबद्ध किया गया, छंदबद्ध किया गया। तो वो छंदबद्ध जो किया गया है वो सामवेद में किया गया। और सामवेद में जो गाते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। ठीक है, उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ की पद्धतियाँ, तमाम प्रकार के यज्ञ हैं, सेक्रीफाइसेस, टाइप्स ऑफ यज्ञ, यज्ञ यजुर्वेद में। ज्योमेट्री की शुरुआत वहीं से हुई है, मेंसुरेशन की शुरुआत वहीं से हुई है, क्षेत्रमिति की। ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं थी, लेकिन और भी जो भी मैथ्स के बहुत सारे फार्मूले हैं वो लगभग यजुर्वेद से ही हैं, क्योंकि यजुर्वेद में हर चीज़ को मेज़रमेंट किया जाता था। यज्ञ कुंड की साइज़ कितने बाय कितने का, ये, और उसके लिए नापने के लिए जो डोरी होती थी
उस डोरी को उसमें इम्पोर्टेंट माना गया। मेजरमेंट के लिए वहाँ पर यंत्र हैं, एक तरह के एपरेटस हैं, उसको कहा गया था सूत्र, शुल्व सूत्र। सूत्र मतलब डोरी, धागा, तो मेजरमेंट की डोरी का नाम था सूत्र। तो तमाम प्रकार के सूत्र हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको और बताऊंगा। तो ये सारे ग्रंथ हैं, एंशिएंट टेक्स्ट, और ये जो हैं श्रुति हैं। दूसरे पे आता है स्मृति। स्मृति में पुराण है, वेदांग है और दूसरे दूसरे ग्रंथ हैं, ये स्मृति कहलाते हैं। तो इनके बारे में भी बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये इतना आप होमवर्क करिएगा कि वेद हैं तो उनके उपवेद हैं, उपवेद भी याद रखिए। उपवेद के बाद में उनके आरण्यक हैं, जो जंगल में बैठ के व्याख्या की गई, उनको आरण्यक कहा जाता है। फिर उपनिषद हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में उपनिषद है। तो सबके ग्रंथ हैं, ये सब ग्रंथ हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। पिछली बार भी मैंने होमवर्क दिया था, इस बार भी। तो ये वाला करिए, ठीक है ना। यहाँ तक कर लेंगे, रामायण महाभारत भी। भारत एक खोज देखिए, वहाँ तक होमवर्क करिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको। तो आज थोड़ा सा हमने दूसरे स्वरूप में इसको पढ़ा, ठीक है। कल तो एथिक्स होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। चलो, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की